भैया आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसी ऑब्जेक्ट की रेस्ट पोजीशन को डिफाइन करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब होगा। ठीक है, मान लीजिए आपने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया। ठीक है, आपने देखा 9 बजे भी वो ऑब्जेक्ट यहीं पे था, थोड़ी देर के बाद 9:30 बजे भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन वही है, थोड़ी देर के बाद 10 बजे भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन वही है। यानी कि ये ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, टाइम तो आपके पास स्पेंड हो रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो आप क्या कहेंगे, ये ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की रेस्ट पोजीशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, इफ़ एनी ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज देयर पोजीशन विद टाइम और विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। इस वर्ड का क्यों लगा रहे हैं, क्या इसका मीनिंग है, वो हम थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अभी आप इतना समझें, अगर कोई चीज़ टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है तो वो किस में है, रेस्ट में है। ठीक है, इसके बाद हम किसी ऑब्जेक्ट की मोशन की पोजीशन को डिफाइन करते हैं। ठीक, कि कोई किसी ऑब्जेक्ट को आप कब कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो, मान लीजिए आपके पास ये कोई एक ऑब्जेक्ट था, आपने चेक किया 9 बजे ये यहाँ पे था, आप देखते हैं 9:30 बजे, तो 9:30 बजे इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये है। थोड़ी टाइम के बाद फिर आपने देखा, मान लीजिए 10 बजे हुए थे और उस टाइम इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये है। तो देखो, क्या टाइम के साथ इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है? बिल्कुल, पहले यहाँ था, अब यहाँ है, अब यहाँ है। टाइम के साथ इस ऑब्जेक्ट की क्या चेंज हो रही है, पोजीशन। तो इस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, ये किस में है, मोशन में है। ठीक है, तो इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंज देयर पोजीशन विद टाइम, तो आप क्या कहेंगे, वो किस में है, मोशन में है। इसी के साथ हम वो वर्ड दोबारा से लगाते हैं, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। ठीक है, अब ये विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग क्यों लगाते हैं, अभी समझते हैं। ठीक, इसका मतलब क्या है, देखो, इसका मतलब ये है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, ठीक, वो हमेशा रेस्ट में नहीं रहता, हमेशा रेस्ट में नहीं रहता। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं हो सकता। ठीक है, किसी ना किसी के साथ तो वो मोशन में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, समझते हैं इस चीज़ को एग्जाम्पल से। जैसे भाई मान लीजिए आपके पास एक ट्रेन है। ठीक है, एक ट्रेन है और ये ट्रेन चल रही है, ट्रेन के पास क्या है, स्पीड है, या आप क्या कहें, ट्रेन के पास इस डायरेक्शन में क्या है, वेलोसिटी है। ठीक है, इसके अंदर 2 व्यक्ति बैठे हैं, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है मान लीजिए बी। ठीक, एक ट्रेन के इनसाइड 2 व्यक्ति हैं, एक ए है एक बी है, और ट्रेन इस प्रकार से इधर चल रही है, यानी ट्रेन के पास स्पीड है। और ये ट्रेन के आउटसाइड ऑब्जेक्ट हैं, मान लीजिए कोई पेड़ वगैरह हैं, ट्रेन के आउटसाइड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा, अब देखो, ये ट्रेन तो चल रही है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, ये ऑब्जेक्ट ए जो है, ऑब्जेक्ट ए या जो व्यक्ति ए है, वो रेस्ट में है या मोशन में, रेस्ट में है या मोशन में है। ठीक है, तो देखो आपके लिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। अगर आप कहेंगे कि सर ये रेस्ट में है तो भी गलत, अगर आप कहेंगे कि सर ये मोशन में है तो भी गलत होगा। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की रेस्ट की पोजीशन या मोशन की पोजीशन को बताने के लिए हमें उसकी सराउंडिंग देखनी पड़ती है। क्या देखनी पड़ती है, सराउंडिंग। यानी कि रेस्ट पोजीशन और मोशन पोजीशन को हम उसकी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग बता सकते हैं, वो रेस्ट में है या मोशन में है। ठीक है, जैसे अब देखो,
ये ऑब्जेक्ट अगर आप कहेंगे ना रेस्ट में है, तो देखो ऑब्जेक्ट ए और बी की पोजीशन चेक करो, दोनों यहीं पर बैठे हैं, ट्रेन यहाँ पे है, दोनों की पोजीशन यही है, ट्रेन और आगे आ गई, दोनों की पोजीशन वही रहेगी, यानी कि ए की पोजीशन तो चेंज हो ही नहीं रही विद रिस्पेक्ट टू बी, बी के अकॉर्डिंग ए तो वहीं पे बैठा है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो ए किस में है, रेस्ट में है, किसके विद रिस्पेक्ट, बी के विद रिस्पेक्ट, ठीक है। लेकिन ट्रेन अभी यहाँ है, थोड़ी देर के बाद यहाँ पहुँच गई, तो देखो इन ट्री के विद रिस्पेक्ट देखो, पहले ट्रेन यहाँ थी तो ए की पोजीशन इस ट्री के विद रिस्पेक्ट ये थी, अब ट्रेन यहाँ आ गई तो ए की पोजीशन इस ट्री के विद रिस्पेक्ट कुछ अलग हो गई, यानी कि ए की पोजीशन चेंज हो रही है, ए की पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। किसके विद रिस्पेक्ट, इस ट्री के विद रिस्पेक्ट, तो ये ए जो है वो इस ट्री के विद रिस्पेक्ट किस में है, मोशन में है। कहने का मतलब ये है, हम डायरेक्ट ये नहीं बता सकते कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, हमें उसका क्या चेक करना पड़ेगा, सराउंडिंग देखनी पड़ेगी, ठीक है। और सराउंडिंग कैसे देखेंगे, तो आप यहाँ से चेक कर लो, जैसे आपसे कहे कि ये ऑब्जेक्ट ए रेस्ट में है या मोशन में, तो आप डायरेक्ट नहीं बता सकते, आप ये कहेंगे सर किसके विद रिस्पेक्ट, ठीक है, किसके विद रिस्पेक्ट। तो अगर मैं कहूँ बी के विद रिस्पेक्ट बताओ, किसके विद रिस्पेक्ट बताना है, बी के विद रिस्पेक्ट, तो जैसे जैसे ट्रेन चल रही है ए भी यहीं बैठा है, बी भी यहीं बैठा है, दोनों की पोजीशन तो चेंज नहीं हो रही, ट्रेन यहाँ आ गई, दोनों वहीं बैठे हैं, ट्रेन आगे आ गई, दोनों के बीच की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो ये ए किस में है, रेस्ट में है विद रिस्पेक्ट टू बी, ए किस में है, रेस्ट में है, किसके विद रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू बी। लेकिन इस ट्रेन के आउटसाइड जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे, इस ट्रेन के आउटसाइड जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे, उनके विद रिस्पेक्ट ए किस में होगा, मोशन में होगा, उनके विद रिस्पेक्ट ए किस में होगा, मोशन में, मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू आउटर ऑब्जेक्ट, आउटर ऑब्जेक्ट, ठीक। अब देखो ये ए को आप रेस्ट में भी कह रहे हो, ए को आप मोशन में भी कह रहे हो, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की रेस्ट पोजीशन या मोशन पोजीशन को देखने के लिए हमें उसका क्या करना पड़ेगा, सराउंडिंग देखनी पड़ेगी, उसके आसपास के एरिया के अकॉर्डिंग या आसपास की चीज़ों के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं वो रेस्ट में है या मोशन में है। जैसे बी के विद रिस्पेक्ट तो रेस्ट में था और आउटर ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट किस में है, मोशन में है, ठीक। तो कंप्लीट डेफिनेशन जो होगी वो आपको लगाना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, उसके आसपास का एरिया हमें देखना पड़ेगा कि किसके विद रिस्पेक्ट तो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है और किसके विद रिस्पेक्ट उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, उसी के बेस पे हम बता पाएंगे कि वो रेस्ट में है या मोशन में है, ठीक है। तो शायद समझ गए होंगे कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कब होगा और मोशन में कब होगा, ठीक। इसके बाद अभी लेटेस्ट हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए थे फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम उनके मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, उनके मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होती हैं स्केलर और एक होती हैं वेक्टर। अब किस फिजिकल क्वांटिटी को हम स्केलर कहेंगे, किस फिजिकल क्वांटिटी को हम वेक्टर कहेंगे, उस चीज़ को समझते हैं एक बार। जैसे ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, लेकिन डायरेक्शन नहीं हो, उसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन नहीं हो, या आप ऐसा कह सकते हैं ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो केवल मैग्नीट्यूड से कंप्लीटली डिफाइन हो जाए, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलते हैं वो स्केलर है,
एग्जाम्पल से समझो। जैसे आपके पास मास है, ठीक, मास की यूनिट क्या होती है? केजी। मास की यूनिट क्या होती है? केजी होती है, ठीक। मान लीजिए आप किसी दुकान पे गए और आपने कहा 2 केजी चीनी दीजिएगा। आपने जाके क्या कहा? 2 केजी चीनी देना। तो वो जो 2 केजी चीनी जो है, उसमें देखो आपने क्या क्या बताया। ये तो उसका मैग्नीट्यूड है। आपने केवल क्या बताया? मैग्नीट्यूड, कि कितनी चीनी देनी है? 2 केजी। तो उसने 2 केजी चीनी आपको दे दी, ठीक है। तो ये क्वांटिटी केवल मैग्नीट्यूड से डिफाइन हो रही है, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। या आप ऐसा समझें, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके साथ डायरेक्शन ना लगे, या जिन फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन का कोई रोल नहीं हो, उनको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो दीज आर दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, जिनके पास केवल क्या हो? मैग्नीट्यूड हो। जैसे मास हो गया, जैसे लेंथ हो गया, जैसे टाइम हो गया। क्या हम लेंथ के साथ कभी डायरेक्शन लगाते हैं? क्या टाइम के साथ डायरेक्शन लगाते हैं? नहीं लगाते, ठीक है। तो ये कैसी क्वांटिटी है जी? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसके बाद होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, जिसके पास क्या हो? मैग्नीट्यूड भी हो, और साथ के साथ क्या हो? डायरेक्शन। यानी उनके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो। या आप ऐसा कह सकते हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, जो केवल मैग्नीट्यूड से कंप्लीट डिफाइन ना हो। क्या केवल मैग्नीट्यूड से कंप्लीट डिफाइन ना हो, उनको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल से समझो। मान लीजिए आपके पास ये एक ऐसे रास्ता है, ठीक है, चौराहा है, आप ऐसे समझें, 4 रास्ते यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ पर मान लीजिए कोई एक शॉप है या कोई मिठाई की दुकान है, ठीक है। यहाँ पर कोई एक मिठाई की दुकान है। यहाँ पर एक व्यक्ति था, ठीक है। उसने किसी दूसरे व्यक्ति से पूछा कि यहाँ से मिठाई की दुकान कितनी दूरी पे है। तो उस व्यक्ति ने इसको आंसर दिया कि वो जो है जी, यहाँ से 4 किलोमीटर पे है। यहाँ से कितनी दूरी पे है? 4 किलोमीटर पे। इतना सुनते ही ये चल दिया यहाँ से, और 4 किलोमीटर यहाँ पहुँच गया। यहाँ 4 किलोमीटर पहुँच गया। तो इसको मिठाई की दुकान तो नहीं मिली, मिठाई की दुकान नहीं मिली, ठीक। इसने दोबारा किसी से पूछा कि मिठाई की दुकान कहाँ है। उसने फिर से आंसर दिया कि यहाँ से 4 किलोमीटर है। जैसे ही इसने बताया, ये 4 किलोमीटर और आगे चल गया। अब इसने फिर यहाँ पे पूछा कि मिठाई की दुकान कहाँ है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति था उसने कहा कि यहाँ से 8 किलोमीटर है। तो ये 8 किलोमीटर और आगे चला गया। अब यहाँ जाके इसने मिठाई की दुकान पूछी कि मिठाई की दुकान कहाँ है। तो उसने कहा यहाँ से 16 किलोमीटर है, ठीक है। देखो, इसको मिठाई की दुकान नहीं मिल रही। ये बार बार क्या गलती कर रहा है? इसने भी सही कहा था 4 किलोमीटर है, लेकिन इसने पूरी बात नहीं सुनी कि 2 किलोमीटर इधर जाना, फिर 2 किलोमीटर इधर जाना। इसने भी यहाँ पे सही कहा था 4 किलोमीटर है। इसने कहा था 2 किलोमीटर इधर जाना, 2 किलोमीटर इधर, ठीक है। अब इसने जब यहाँ से पूछा कि मिठाई की दुकान कहाँ है, तो इसने कहा 8 किलोमीटर, और इसने कहा था 16। इसने कहा 8 किलोमीटर। इसने भी सही कहा था कि 6 किलोमीटर इधर जाना, 2 किलोमीटर इधर, लेकिन ये तो सीधा चला गया। इसने भी सही कहा कि 16 किलोमीटर है, 14 किलोमीटर इधर, 2 किलोमीटर इधर, ठीक। लेकिन इसको जैसे ही मैग्नीट्यूड सुनता कि 4 किलोमीटर है, तो ये 4 किलोमीटर चल दिया। आगे जाके इसने फिर पूछा, बताया उसने भी सही 4 किलोमीटर, लेकिन इसने डायरेक्शन नहीं पूछी, डायरेक्ट चला गया।
तो देखो ये जो क्वांटिटी है केवल मैग्नीट्यूड से डिफाइन नहीं हो रही, साथ में किसकी ज़रूरत थी? डायरेक्शन की। साथ में किसकी ज़रूरत थी? डायरेक्शन की ज़रूरत थी। अब आपको थोड़ा सा आइडिया आया होगा कि कुछ क्वांटिटी के लिए केवल मैग्नीट्यूड सफिशिएंट नहीं होता, साथ में उसकी हमें डायरेक्शन बतानी पड़ती है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ऐसी को क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। अगर यहीं पर ये सही से सुन लेता ना कि 2 किलोमीटर नॉर्थ जाना फिर 2 किलोमीटर ईस्ट, तो ये पहुंच जाता 4 किलोमीटर में, लेकिन इसने डायरेक्शन सुनी ही नहीं, यानी कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन सुनी इसने। तो ऐसी क्वांटिटी जो केवल मैग्नीट्यूड से कंप्लीट डिफाइन ना हो, साथ में डायरेक्शन की ज़रूरत हो, उन फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं वेक्टर। उनको क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा कि ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो या डायरेक्शन भी हो उनको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। या आप ऐसा कह सकते हैं ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत हो, डायरेक्शन की भी ज़रूरत हो, उन फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब ये वेक्टर क्या होता है तो इसके बारे में हमारे पास एक कंप्लीट चैप्टर है वेक्टर। कंप्लीट चैप्टर है वेक्टर, तो हम उसमें इसको अच्छे से पढ़ेंगे कि वेक्टर कैसे हम इनको रिप्रेजेंट करें। अभी सिर्फ हमने एक छोटी सी बात बताई है कि फिजिकल क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेस पे 2 टाइप में डिफाइन करते हैं। एक होती हैं स्केलर जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, और एक होती हैं वेक्टर जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो और क्या हो? डायरेक्शन भी हो। इनके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आपके पास हो गया फोर्स, जैसे आपके पास हो गया डिस्प्लेसमेंट, जैसे क्या हो गया? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटी हैं। आगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे बताते रहेंगे कौन स्केलर है और कौन वेक्टर है। ठीक है, इसके बाद